Okay, we're starting. Yeah, Recording is live. Yeah, sorry, actually it was yoga festival and you just so I was covering that event. Suddenly I got that slot where people are in lunchtime, so I Right, got one spot here outside of that festival. Okay. Yeah. So let's start with the Sure. yeah. Namaste. This is Rishikesh Writings, and today our guest is Jamie Alter, a famous sports journalist from India. नमस्ते जेमी जी। नमस्ते नमस्ते, स्वागत थैंक यू शुक्रिया। तो जेमी जी, ये स्पोर्ट्स में कैसे आना हुआ और इतनी दिलचस्पी, वो भी क्रिकेट में, क्या खूबसूरती लेके आई आपके लाइफ में? बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जब आप इंडिया में पैदा होते हैं और आप इंडिया में आपकी जो अवेकनिंग्स हैं वो बहुत सारे चीजों से होती है, खासकर फिल्म्स और टीवी और स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट अगर इंडिया की बात करें तो मेरे फादर जो थे वो बहुत बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्रेमी थे और क्रिकेट प्रेमी थे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि बचपन में जब आप एक स्पोर्ट्स प्रेमी के साथ रहते हो, घूमते हो, मैचेस देखते हो टीवी में और रेडियो में और लाइव स्टेडियम में, तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक अटैचमेंट हो जाता है एक स्पोर्ट के साथ। तो वैसे ही मेरा भी अटैचमेंट हो गया क्रिकेट के साथ। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एक्चुअली कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनूंगा या कुछ। मैंने कोई मास कॉम या कोई मीडिया स्टडीज मैंने कभी किया नहीं। मैं एक्चुअली जब मैं मसूरी, जो कि हमारे उत्तराखंड में है, जब मैं वहां से पास आउट हुआ था स्कूल से 99 में, तो मैं यूएस चला गया था। मेरी मदर की एक ख्वाहिश थी कि जो मेरी हायर स्टडीज हो कॉलेज की वो यूएस में हो, तो मैं वहां गया था। अब वहां पे मेरा दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो मैं थोड़ा होम सिक था कि मुझे वापस इंडिया आना है। तो उस बीच मैंने एक शिफ्ट किया, क्योंकि मेरा एक पैशन था स्पोर्ट्स को लेके और राइटिंग को लेके। तो मैंने वो जिंदगी छोड़ दिया, वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो था जॉब का, जॉब सेटिस्फेक्शन, वो मैंने छोड़ के मैं इस लाइन में आ गया। और कुछ 15-16 साल बाद मैं यहीं बैठा हूँ, और जैसे कि आपने कहा था मैं काफी साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ। तो बस अब मेरी लाइफ यही है, क्रिकेट कवरेज। सो क्रिकेट का कौन सा वो हिस्सा है जो आपको बहुत पसंदीदा है और आप दिल से चाहते हैं वो आप कवर करें और उसके ऊपर एक स्टोरी लिखें? एक कोई भी आप स्पोर्ट देख लो तो उसमें, क्योंकि जब जब दो टीम्स होती हैं या अगर वो सिंगल स्पोर्ट भी हो, जब दो एथलीट्स compete करते हैं, तो एक होता है कि कौन जीतेगा, कौन कैसा परफॉर्म करेगा। तो वो जो एक ह्यूमन इंटरेस्ट है कि एक इंसान अपने अपने बॉडी को, अपने मन को, पूरा जो एक बीइंग है उसको कैसे वो पुश करता है लिमिट तक, एक एक मेडल का या कुछ कुछ प्राइज का या मैच रिजल्ट की खोज में। तो ये मुझे बचपन से बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। और खासकर जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जहां पे बहुत सारे लोग एक टीम से जुड़ जाते हैं, वहां पे क्या है, एक बंदा या एक इंसान, एक पर्सन वो मैच को नहीं जीता सकता एज कंपेयर टू टेनिस या कोई कोई सिंगल स्पोर्ट हो। तो जब 8-10-11 लोग एक ही लक्ष्य में से जुड़े हैं, जब वो कोशिश करते हैं कि सारे जो हैं फैक्टर्स वो एक साथ जुड़ जाए, तो ये देख के बचपन से मेरा एक शौक रहा है। तो कैसे आप उस फील्ड ऑफ प्ले को आप अपने वर्ड्स में, अपने लेख में आप उसको पेश करें, इसका इसका जवाब यही है जी। और आप अमेरिका लाइफ और हिंदुस्तान की लाइफ में क्या खूबसूरती का अनुभव करते हैं जिंदगी में? ऑब्वियसली बहुत बहुत फर्क है यहाँ हमारे हिंदुस्तान की लाइफ में, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, कल्चर में, लोग में बहुत डिफरेंसेस है। अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों दोनों जगह में। मेरी फैमिली की जो एक लीनियज है वो यूएस से है, अमेरिका से है, लेकिन मैं फोर्थ जनरेशन हूँ जो यहाँ हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ है। मेरे फादर, मेरे दादाजी वो भी यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। तो मैं काफी काफी कुछ मैंने देखा है, क्योंकि बचपन में हर 4-5 साल हम वहां जाते थे समर वेकेशंस में। फिर एक साल जो था 92 में, जब मैं क्लास 5 में था, तो मेरी मदर वहां पे अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करने गई थी, तो एक साल हमारा वहां का था। और फिर जैसे कि मैंने कहा था कॉलेज के टाइम पे मैं वहां गया था, तो तकरीबन 6 साल तक मैं वहां पे था। तो इंडिया में बोर्न होके, इंडिया में अपनी पूरी स्कूलिंग, लगभग पूरी स्कूलिंग करके मैं जब वहां पे गया, तो कुछ आप जाते हो 19 साल के जो होता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर आप देखते हो एक यार ये चार्म वहां। जिसे बोल सकते हैं। हाँ, एक चार्म है, लेकिन आप जब वहां जाते हो और आपको एहसास होता है कि आप बेशक दिखते हो वहां के, लेकिन आप वहां के हो नहीं। आप तो पूरे तरह से या लगभग पूरे तरह से आप हिंदुस्तानी हो, क्योंकि आपकी पैदाइश यही हिंदुस्तान में है, आपके दोस्त सारे इंडियन है, ज्यादातर आप हिंदी बोलते हो,
तो वहां जाके मुझे हुआ एहसास कि यार वहां की जिंदगी, जो बहुत सारे मेरे दोस्त थे कॉलेज में और स्कूल में, उनका एक था, उनका सपना, उनके पेरेंट्स का सपना कि आप वहां पे जाओ, अमेरिका में सेटल हो जाओ, अमेरिकन से शादी करो, अमेरिकन की पासपोर्ट ले लो, वहीं रह जाओ। मेरा ये फंडा कभी था नहीं। मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम जाओ, आपको अगर वहां पढ़ना है तो पढ़ लो, आपको वहां बसना है तो वहां बस लो। तो मेरा एक पूरा नजरिया काफी डिफरेंट था, मेरे बाकी इंडियन दोस्त थे। लेकिन वहां की जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू इंडिया। बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। इस देश की जो आबादी है, ऑब्वियसली जब इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे, मिडिल क्लास और अपर क्लास और लोअर क्लास। मतलब मैं नेगेटिव बात पे नहीं करूंगा फोकस, बट वहां पे प्रॉब्लम्स बहुत है, वहां पे आपको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। शायद मेरे अंदर वहां पे स्ट्रगल करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं वापस आया। आई डोंट नो क्या उसका जवाब है, बट प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन मैं पूरे दिल से मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है, मैं यहीं पे अंत है इस जिंदगी का, मेरा भी यही होगा। और मैंने एक चॉइस लिया, मैंने एक डिसीजन लिया वापस आने का। और 16 साल होने वाले हैं जब मैं वापस आया था। मेरी वाइफ भी इंडियन है, मेरा बेटा हिंदुस्तानी है, हम घर पे हिंदी बोलते हैं, तो आई एम टोटली इंडियन, हालांकि मैं दिखता नहीं हूँ। जी। आ, कभी ऐसा एहसास हुआ जब आप पासपोर्ट लेके, हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेके और यूरोपियन लाइन में लगे हों, और हिंदुस्तानियों का रिएक्शन? बहुत हिंदुस्तानियों का रिएक्शन तो एक तरफ, जो फॉरेनर्स है आप उनकी रिएक्शन के बारे में अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारे किस्से हैं। दो तीन मैं आपको बता सकता हूँ अभी। जी। एक था 2008 की बात है ये। मैं उस टाइम बैंगलोर में था। तो मैं जॉब की एक पोस्टिंग थी, छह छह आठ हफ्ते के लिए यूके में। तो फ्लाइट थी बैंगलोर से लंदन। और जैसे कि अक्सर होता है इंडिया में, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो फ्लाइट 12 1 2 बजे के बीच होता है। वैसे ही उस समय इंसान जो है वो काफी थका होता है। तो मैं लगा लाइन में बैंगलोर के एयरपोर्ट में, और मेरा नंबर आया वहां पे काउंटर पे। तो मैं गया, मैंने कहा गुड गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जो भी था, मैंने उस एयरलाइन स्टाफ को अपना पासपोर्ट दिया। उसने देखा, उसने बोला ये क्या है? मैं ये पासपोर्ट है? नहीं ये क्या है? मैंने कहा पासपोर्ट है ये। मुझे था आइडिया कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक किस दिशा में जा रहा है। तो नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है, ये आपका नहीं हो सकता। मैंने कहा सर मैं जानता हूं कि आप देख के काफी हैरान होंगे, लेकिन ये पासपोर्ट वाकई में मेरा है। इसमें आप देखिए, इसमें डेट है, इसमें मिस्टर एस के शर्मा जो पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज है, इनका स्टैंप है, ये फेक पासपोर्ट नहीं है। उसने कहा मुझे डाउट है, मुझे अपना बॉस से बात करना पड़ेगा। मैंने कहा यार तुम कहाँ कर रहे हो रात के 1:30 बजे, जाओ बात कर लो। तो ये बेचारे जो हैं ये गए अपने पीछे, जैसे होता है वहां पे एक कैबिन था, ये गए। जी। मोस्ट लाइकली जो उनका बॉस था, उनका सुपीरियर था, वो भी रात के 1:30 बजे कुछ झप्पियां ले रहे थे। तो उनको उन्होंने उठाया और बोला सर ये देखिए। उस बंदे ने 1 सेकंड में देखा कि ये पासपोर्ट बिल्कुल 100% ये पासपोर्ट लीगल है, ये फेक नहीं है। उन्होंने मेरा नाम देख के उन्होंने एक वो किया, अच्छा ऑल्टर वो आए बाहर, सर आप टॉम सर के बेटे हैं? मैंने कहा जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। फिर वो मुड़े अपने स्टाफ से और उन्होंने कहा बेवकूफ, आपने शक कैसे किया कि इनका पासपोर्ट फेक है? इतनी ऑथेंटिक पासपोर्ट फेक नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर आपको थोड़ा जानकारी होते तो इनके फादर जो है ये बहुत बड़े एक्टर हैं हमारे देश में। इनको पद्मश्री भी इनको मिला है। तो सर सॉरी, आपको कुछ तकलीफ हुई, आप जा सकते हैं। एक किस्सा ये है। दूसरा मैं आपको एक और बताऊंगा। मैं श्रीलंका गया था उसी साल 2008 के उस यूके ट्रिप के बाद, जब भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौर पे गई थी। तो वहां पे कुछ तकरीबन 2.5 3 महीने के बाद मैं वापस आ रहा था। तो कोलंबो के एयरपोर्ट में वही रात का फ्लाइट था, पता नहीं हम लोग क्यों इंडियन रात 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 को फ्लाइट में सफर करते हैं। तो उस श्रीलंकन एयरलाइंस वाले या जो भी थे वहां के स्टाफ, उन्होंने देखा मेरा पासपोर्ट और बस यूं फेंका, बोला कि ये आपका नहीं है। मैंने कहा यार सर ये किसका है? आपका नहीं है, शो मी योर रियल पासपोर्ट। इस बार मेरा पेशेंस थोड़ा कम हो गया। मैंने कहा सर आपको लगता है कि मेरे पास इतना फुर्सत फिजूल टाइम है कि मैं घर पे बैठे फोटोशॉप से मैं नकली पासपोर्ट बनाऊंगा, वो भी मैं इंडिया का चूज करूंगा? सर सोचिए। वो नहीं माने। फाइनली जो मेरे साथी थे 3 4 कॉलेज, उन्होंने बोला सर ये हिंदुस्तानी है, ये पासपोर्ट नकली नहीं है, प्लीज रात की फ्लाइट है, हम सब मैच कवर करके आए हैं, हमें जाने दीजिए। तो ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि लोग जो है वो जी। यकीन नहीं कर सकते कि कोई ऐसा दिखने वाला गोरा रंग का बंदे के पास इंडियन पासपोर्ट हो, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही रेयर है। ये तो जी। ये है कुछ कुछ किस्से। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में कई विदेशी शादी करते हैं हिंदुस्तानी से,
तो जी उनको ओसीआई मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर जो लोग हैं उनको पता होता है कि हाँ इनके पास ओसीआई कार्ड है पर पासपोर्ट जी नहीं जी होगा। पर जी। आपके साथ एकदम अलग किस्सा होता है, मतलब हर दिन एक नई कहानी के साथ आपकी शुरुआत होती है। तो एक शब्द है पेशेंस, वो बहुत छोटा सा है, पर आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हिंदुस्तानी के लिए पेशेंस बहुत अलग शब्द है और एक अमेरिकन के लिए पेशेंस एक अलग शब्द है। किस तरीके से बिल्कुल। आप इसको एलोबरेट करते हैं जिंदगी में? ये अच्छा शब्द का उपयोग किया आपने। देखिए पेशेंस जो है, पेशेंस दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। यूएस में शायद लोगों का पेशेंस थोड़ा कम हो, क्योंकि वहां की जो सिस्टम है वो काफी एक फ्लुएंट और स्मूथ सिस्टम है। आपको ज्यादा वहां पे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। ट्रैफिक होता है लेकिन यहाँ नहीं है जो जो यहाँ पे होता है। और हम हिंदुस्तानियों को शायद बचपन से पेशेंस हम हम सीख जाते हैं, क्योंकि चाहे राशन कार्ड के लाइन में लगना हो, या स्कूल के एडमिशन फॉर्म का, या बिजली का बिल, जो चाहे आधार कार्ड। आधार तो अभी हो गया, मतलब हम तो सालों से, ये तो आधार तो अभी हाल ही में आया कुछ साल पहले। जी जी। बट बचपन से हम थोड़ा यूज हो जाते हैं लाइन में रखने की, लाइन में लगने के लिए, और उससे काफी परेशानी होती है। लेकिन हम पेशेंस जो है, हम उसको बहुत जल्दी उसको हम अपनाते हैं। जी आज माहौल थोड़ा बदल गया है, क्योंकि लोगों के पास अभी वो टाइम नहीं है। तो वहां पे यूएस में शायद पेशेंस कम हो, लेकिन ओवरऑल वहां के लोग भी काफी पेशेंट है अपने खुद के सिस्टम में से। बट क्योंकि आपने ये सवाल किया था पास बोला, तो बहुत बार मेरे अंदर जो पेशेंस है वो जाती है तेल लेने, और मैं हो जाता हूँ इम्पेशेंट कि यार फिर से यही दोबारा किस्सा। बट क्योंकि अच्छा नहीं है नेगेटिव ठीक। रिस्पॉन्स देना किसी को, और मुझे बहुत बार अपने आप से बोलना पड़ता है कि यार भाई तुम समझो कि सामने वाले के अगर आप नजरिया से देखोगे, तो जो सामने खड़ा है वो बहुत ही रेयर और शॉकिंग चीज है, ये ना। तो थोड़ा आप उनके नजरिए से देखोगे, तो थोड़ा पेशेंस अपने अंदर लाओ। और हम एज के साथ, लिहाज के साथ, मैं भी काफी पेशेंट हो चुका हूँ एज जी कम्पेयर टू अर्लियर वाला। हम इसको ये बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोहिनूर। हाँ, कह सकते हैं आप। थैंक यू। और आपकी स्कूल लाइफ का कोई अच्छा सा किस्सा जो आपको अभी भी याद है, कि जो टीचर जिसने आपको इंस्पायर किया कि बेटा कुछ कर लो? हाँ, नहीं, ऐसे ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, काफी तकरीबन 8 साल तक था मैं मसूरी के वुडस्टॉक बोर्डिंग स्कूल में था। तो वहां पे थे कुछ टीचर जिनसे मैं काफी प्रभावित हुआ, और जिनसे मैं टच में भी हूँ आजकल। एक है मिस मिस चंदर, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री और हमारी अकाउंटिंग टीचर्स थी वो तो वो काफी, उन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया। एक हमारे मैथ टीचर थे मिस्टर पॉल राज, उनके साथ मेरी काफी अच्छी जुगलबंदी बनी, क्योंकि वो थे तो मैथ्स के टीचर, लेकिन उससे पहले वो चैनल वी और एमटीवी में थे। तो उनका ये जो एक क्रिएटिव रूप था, उससे मेरी काफी मैचिंग हुई थी, क्योंकि वो भी फिल्म्स और टीवी शोज के शौकीन थे। तो उनके साथ मैंने एक इंग्लिश नाटक लिखा था 99 में। उस टाइम की हिट फिल्म थी कुछ कुछ होता है। तो हमने मैथ्स क्लास के बाहर हमने मिलके हमने लिखा था एक प्ले, सब कुछ होता है। तो वो याद है। और इन दो टीचर से मैंने सीखा था कि यार आपको जो भी करना है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप उसमें आप टॉपर हो या आपके मार्क्स हाई हो। बस आपको उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक पैशन होनी चाहिए। जैसे कि मेरा पैशन था इंग्लिश और राइटिंग। मैं स्कूल के टाइम में मैंने कुछ स्किट्स लिखे थे। मैं जो हमारी स्कूल का जो न्यूज़पेपर था, मैं उसका एडिटर था। तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स थे, उन्होंने देखा कि यार इस बंदे की खासियत नंबर्स और साइंस नहीं है। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि आप थोड़ी एक्टिंग करें, आप थोड़ी राइटिंग करें। तो जो भी थे टीचर्स ऐसे, मैं काफी उनको याद करता हूँ आज, जब मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में लोग मुझसे बात करते हैं। तो आई थिंक अबाउट दोस टीचर्स हु हैड एन इफेक्ट ऑन मी। तो ओवरऑल बहुत ही एक पॉजिटिव टाइम रहा मेरा उस हॉस्टल में। जी। हमने देखा है हिंदुस्तान में जर्नलिज्म, पत्रकारिता जिसको हम बोलते हैं, मोस्टली पत्रकारिता का एक छोटा सा रूप है कि लोगों को लगता है कि हाँ एक न्यूज़पेपर है जो छोटी मोटी खबर छापता है। पर एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, बहुत बहुत ही कम लोग हैं जो इंडिया में इस पत्रकारिता को जानते हैं। तो आप इस पत्रकारिता के लिए किस तरीके से जागरूक करते हैं नई जनरेशन को, कि इसमें भी वो एक सहभागिता ले सकते हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो आगे इसको एज अ करियर भी ले सकते हैं उनकी लाइफ में? जी। अच्छा सवाल है। मैं काफी इस पे मैंने बात किया अपने चैनल पे, और फिर एक एक ऐप है जिसके लिए मैंने कुछ शोज किए थे रिसेंटली, मैंने इस टॉपिक पे मैंने बात किया।
तो मैं जब इस टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल के टाइम में वैसे ही मीडिया काफी बदनाम हुआ है, खासकर जी खासकर, और ये सब मैं बड़े खुले कहता हूं मैं, जी खासकर टीवी से, लेकिन समहाउ प्रिंट न्यूज़पेपर्स वो इस सब से थोड़े दूर रह चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि आगे साल में बहुत साल तक जो प्रिंट की जो एक बुलंदी है वो भी मजबूत रहे, क्योंकि प्रिंट से ही शुरू हुआ था ये मीडिया। 100 साल जी से ऊपर, 150, ये प्रिंट से हुआ था। लेकिन प्रिंट के ऊपर भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इन टर्म्स ऑफ बजट और स्ट्रेंथ। तो जो मेरा जो इस पे है नजरिया, मैंने देखा है अपने तजुर्बे से कि जब फाइनेंशियल प्रेशर्स आती है किसी न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे या चैनल पे, तो जी उनके जो एडिटर्स हैं, जो उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको कुछ काफी कॉल्स लेने पड़ते हैं जो कि अपने करियर के लिए अच्छे नहीं साबित हो सकते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि यार आप किसी को देंगे मशवरा इस लाइन में आने के लिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल आइए, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ही एक नीश है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जाते हैं पॉलिटिकल न्यूज में या फाइनेंशियल न्यूज में। स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर नहीं है, हालांकि इंडिया में, एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हमारे रगों में है, और इकोनॉमी और बिजनेस। मैं वही कहता हूँ लोग से, अगर आपको आना है तो आपको स्पोर्ट्स की पूरी पैशन होनी चाहिए। नॉट एज सच जानकारी, जानकारी तो आपको जॉब में भी मिल सकता है, एक्सपीरियंस से, लेकिन आपको पैशन होना चाहिए था। क्योंकि जब आप एक लाइन में घुसते हो, अगर आपका पैशन जरा सा भी यहाँ वहां उस रास्ते से भटक गया, तो बहुत ही मुश्किल होता है अपना लक्ष्य को याद करने में। और अच्छी बात यह है कि डिजिटल के थ्रू बहुत सारे एवेन्यूज आए हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ अखबार में काम करना है या टीवी में। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत आ चुके हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। लेकिन साथ ही में आपको याद करना है कि उसके साथ जो प्रेशर्स आती हैं, KRA का हो या टारगेट का हो या सेल्स का हो, उसको उसके साथ आपको अपनी लाइफ कंटिन्यू करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य मत भूलो, और स्पोर्ट्स का जो पैशन है वो मत भूलना, क्योंकि अगर हम ये भूल जाते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं रास्ते से भटक सकते हैं। आपके जब हम आपका YouTube चैनल देख रहे तो आपने एक किस्सा सुनाया था सरदार जी का, वो भी अमेरिका में, तो उसकी कुछ चुनिंदा यादें। वो भी काफी एक यादगार किस्सा था। आपने तो देखा ही है, कुछ आपके व्यूअर्स होंगे जिन्होंने नहीं देखा था। तो ये 2000 विंटर का समय था, जनवरी का समय। मैं हाल ही में मुंबई से वापस आया था US, और मैं अच्छा ड्राइव कर रहा था। मैंने एयरपोर्ट से मैंने एक गाड़ी रेंट लिया था, जो कि वहां पे बहुत ही कॉमन है। यहाँ इतना कॉमन नहीं है गाड़ी रेंट करना, लेकिन वहां बहुत कॉमन है। तो मैं ड्राइव कर रहा था, और जिसे कहते हैं ब्लिजर्ड, मतलब एक स्नो स्टॉर्म आया था वहां पे। सुनसान रास्ता था, और मुझे गाड़ी में पेट्रोल डालना था। तो मैंने एक हाईवे से मैंने एग्जिट लिया था, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल अमेरिकन हॉरर फिल्म टाइप सीन था ये, कि रात को 2-2 ढाई बजे, ना बंदा ना उसकी जात, आसपास कुछ नहीं, तूफान था। और एक पेट्रोल पंप मुझे देखा था, बिल्कुल छोटा मोटा, बाहर एक बल्ब था। मैंने कहा यार भाई, इसके अंदर पता नहीं कौन सा बंदा होगा। और मैं अंदर गया उस स्टोर से, वहां पे सरदार जी थे काउंटर के पीछे, और वो सोए पड़े थे। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, उनको देख के बस मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। और मैंने कहा पाजी बड़ी ठंड है, चाय पिला दो। और उस सरदार जी जब नींद से जागे, उन्होंने बोला कि साला रात को 2 बजे एक इंसान आया मेरे गैस स्टेशन, मेरे पेट्रोल पंप में, वो भी गोरा, और मुझसे हिंदी में बात कर रहा है। तो वो चौंक गए थे। तो फिर मैंने कहा नहीं पाजी, मैं एक्चुअली हिंदुस्तानी हूँ। मैंने पूरा अपना लाइफ स्टोरी उनको बताया। वो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला यार कुछ 10-12 साल हो गए मुझे इंडिया वापस गए हुए, इंडिया का क्या हाल है। उस टाइम जो था नेट नेट इतना बड़ा नहीं था जो कि आज के टाइम में था। ये 2002 जी, 3 आज दो तो ऐसा की है कि बात है। आप घर बैठे बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती अभी है। तो आप US में हो या वैंकूवर में हो या फ्रांस में हो, आपके पास ZTV, NDTV डिश सब आता है। ये उस टाइम की बात था जब इतना इजी नहीं था। आपको जी एक शायद $500 के लिए आपको एक डिश मिलता था, जो कि आपको 2-3 चैनल, B4U और ये इंडिया TV ये देते थे उस टाइम पे। तो मैं उस बेचारे सरदार जी का लुक और एक्सप्रेशन मुझे अभी तक याद है कि वो बोले ये क्या है यार। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप प्लीज आप कॉफी के पैसे मत दो। तो मैंने 2 कप कॉफी भी लिया उनसे, क्योंकि हम भी देसी हैं, कोई ऑफर कर रहा है फ्री, तो जी, हम क्यों मना करें। तो मैंने 2 कप क्योंकि कॉफी भी जैसे लिया था अक्सर फ्री उनसे। अक्सर हिंदुस्तान में हो जाता है कि कॉलेज लाइफ में जब किसी की शादी हो रही होती है तो सबके सब बिना इन्विटेशन के घुस जाते हैं और बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री का बिल्कुल, नाश्ता। वही वाली बात हो गई, कभी वही आपके वाली। साथ ऐसा किस्सा हुआ कि जब आप कभी दोस्तों के साथ गए हो?
हाँ हुआ है एक बार, मुझे याद है, ये भी अर्ली अर्ली 90s या मिड 90s की, हाँ ये मिड 90s की बात होगी, शायद 96। तो मेरे फादर के एक दोस्त थे जो कि फिल्म लाइन में थे, उनकी बेटी की शादी हो रही थी, और एक जगह है मुंबई में रेस कोर्स, वहां पे जो है विलिंगडन क्लब है, उसके साथ तीन चार लॉन्स हैं जो ये अक्सर ये शादियों के फंक्शन के लिए ये रेंट आउट करते हैं। तो हुआ ये कि उस समय एक ही टाइम पे तीन शादियां थी, और उस टाइम सेल फोन तो नहीं थे, अगर होते भी तो मेरे फादर कभी सेल फोन नहीं रखते। उन्होंने कहा कि आप एक टाइम पे आ जाओ और यहाँ जाइए। अब मैं गलत शादी में घुस गया, मुझे आइडिया नहीं है, और क्योंकि मैं कभी दूल्हा दुल्हन से मैं खुद नहीं मिला था, मैं उनके फादर को जानता था, और अक्सर मेरे फादर लेट थे, तो मैंने कहा यार मेरे फादर आए नहीं, तो मैं गया, मैंने थोड़ा सूप पिया, मैंने कुछ खाना खाया, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कोई आया नहीं अब तक। फिर मैंने कहा कि शायद मेरे फादर कुछ फिल्म शूट में लेट हो गए, तो इनके पास कोई फोन है नहीं, तो मैंने कहा चलो ये जो एक गिफ्ट था लिफाफे में, मैं जाके उनको देता हूँ स्टेज पे। तो मैं गया वहां पे, और ये लोग देखने के, यार ये बंदा कौन है। फिर जब मैं वहां पे पहुंचा, लिटरली जब मेरा नंबर था नेक्स्ट ग्रूम और ब्राइड से मिलने के लिए, मैंने कहा यार बेटा तू गलत शादी में आया है, और अगर तू ये कैश का तोहफा जो लिफाफे में अगर तूने गलत फैमिली को दिया था, तो जिसको देना है उनको बुरा लगेगा और पापा को अच्छा लगेगा। तो मैं वहां गया, मैंने लिफाफा डाला, मैंने ये करके मैं निकल गया वहां से। और ये लोग भी सोच रहे होंगे यार ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन है ये, लेकिन बहुत ही जल्द मैं दूसरे लॉन में गया था और मेरे फादर वहां पे थे, और मैंने उनको बोला कि ऐसा हुआ है, तो हम बड़े हंसे। लेकिन हाँ मैंने भी फ्री का सूप और कुछ स्टार्टर्स खाए वहां पे। और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे कैसे मुलाकात हुआ आपका जिंदगी में, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे अरेंज मैरिज अभी भी एक ट्रेडिशन है। और उनको कैसे लगा जब एक गोरे ने, मतलब आप हिंदुस्तानी हैं बट हाँ लुक जी जी से तो ऐसा लगा कि कोई अमेरिकन बंदा है, कि आप इंडियन लड़की को प्रपोज कर रहा है। मोस्टली इंडिया में ये होता है कि इंडियन लड़की कोई अमेरिकन है या ईस्टर्न है या यूरोपियन लड़की को प्रपोज बिल्कुल कर रहे बिल्कुल होते हैं। तो बिल्कुल। कैसा मोमेंट था वो लाइफ का? एक्चुअली मेरी वाइफ नेहा, वो भी इसी लाइन में है, वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वो तकरीबन 13-14 साल तक वो एक न्यूज चैनल से जुड़ी थी, वहाँ की वो स्पोर्ट्स एंकर थी और स्पोर्ट्स एडिटर भी रही थी बाद में। तो हम लोग मिले थे श्रीलंका में, वही श्रीलंका टूर जिसके बारे में मैंने थोड़ा समय पहले बात किया था, जब भारतीय टीम गया था, तो हम वहां पे मिले थे। और अच्छी बात यह है कि नेहा को एक्चुअली कभी एहसास नहीं था कि मैं टॉम वॉल्टर जी का बेटा हूँ। उन्होंने वो कनेक्शन नहीं बनाया जो कि लोग करते हैं। तो इसी में जी। फायदा हुआ था कि अगर वो मुझे देखती उस तरह से, तो बोलते यार ये तो बॉलीवुड एक्टर के बेटे हैं, तो इनके कुछ अलग ही होंगे फीचर्स और एटीट्यूड। क्योंकि मेहा ने कभी वो देखा नहीं, तो जो हमारी जो इनिशियल मीटिंग थी वो काफी अच्छी रही थी, और उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि यार यहाँ, हालांकि जब मैंने बात की हिंदी में तो वो सरप्राइज हो गई थी, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ही अलग था जो कि अक्सर लोगों का होता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अरे ये क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारी ट्यूनिंग जो है वो बड़ी अच्छी बन गई थी। और फिर कुछ 3-4 साल बाद जब मैं उनके फैमिली से मिला था, तो क्योंकि उन मेहा के पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, वो एक राजस्थान के एक छोटे शहर से आते हैं, तो कुछ डाउट्स थी मेरी मन में कि वो कैसे स्वीकार करेंगे मुझे, यही सब याद रखते। लेकिन उन्होंने कभी कुछ कि मैं मेरी जो बैकग्राउंड है, एथनिसिटी है, वो डिफरेंट है, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम अलग अलग धर्म से आते हैं, ये कभी फैक्टर नहीं था। तो मतलब बिल्कुल स्मूथ रहा ये प्रोसेस। शायद अगर इतना स्मूथ ना होता तो हम आज यहाँ नहीं होते, टू बी वेरी फ्रैंक। और आपकी कोई फेवरेट बुक जो आप रिकमेंड करने चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, कि उन्हें पढ़नी चाहिए और उससे उनको लाइफ में एक इंस्पिरेशन मिलेगी, और और उन्हें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? हिंदुस्तान में है तो मैं चाहूंगा, हमारे मसूरी के एक लेखक हैं रस्किन बॉन्ड साहब, जिन्होंने बहुत 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 किताब लिखी हैं, जो कि जी। इंडिया के वाइड स्प्रेड स्कूल के सिलेबस में भी आ चुके हैं। इनकी जी। इनकी राइटिंग में एक एक सादगी है, और बहुत ही सिंपल तरह से जो है रस्किन बॉन्ड साहब लिखते हैं। और क्योंकि मैं भी इनकी बुक्स पढ़ के बचपन में मैं भी बड़ा हुआ, मैं भी काफी जी। इंस्पायर हुआ। हमने भी इनकी बुक्स स्कूल टाइम पे पढ़ी है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो इतने इतने जाने माने और फेमस राइटर हैं हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान, वो भी ऐसी मेरी तरह, वो भी हिंदुस्तान में यहाँ पैदा हुए थे, हालांकि उनके पेरेंट्स ब्रिटिश थे। तो जिस तरह से उन्होंने इंडिया को अपनाया, और इंडिया उनके रगों में है,
और जिस तरह से उन्होंने वो बुक्स लिखी हैं इंडिया के बारे में, सारे बुक जो हैं उनके वो हिंदुस्तान के बारे में, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में, यूपी और उत्तराखंड के बारे में, मैं चाहूंगा कि लोग जो है इनके बुक्स जाके देखें। काफी कॉमनली अवेलेबल है उनके बुक्स ऑनलाइन में, और हर ऐसा कोई बुक शॉप नहीं होगा इंडिया में जहाँ पे रस्किन बॉन्ड साहब का बुक ना हो। तो अगर आपके व्यूअर्स कुछ खरीदना चाहेंगे तो अच्छी बात होगी। अगर हम फूड की बात करें, आप पूरे हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी रंग में वो कौन सा एक ऐसा लजीज व्यंजन है जो आप हमेशा खाना पसंद करेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाए या हम्म। ढाबे में जाए? मैं खासकर नॉर्थ इंडियन का चाट और स्नैक्स का जो कल्चर है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हालांकि डिशेस मुझे बहुत पसंद है, दाल, दाल मखनी, दाल तड़का, छोले भटूरे, छोले कुलचे, बटर चिकन, ये बहुत मैं खाता हूँ। लेकिन जो चाट अगर मेरे सामने कोई दिख जाए तो मैं गाड़ी रोक के खाता हूँ। मैं चाहे वो पापड़ी चाट हो या आलू टिक्की हो या दही बल्ला हो या पानी पूरी हो, इनका मैं बहुत बड़ा शौक हूँ। बाकी सारे खाने अच्छे लगते हैं, लेकिन एक साइड मैं, मुझे चाट खाना, खासकर रोड साइड में, जब मैं कहीं जाता हूँ दिल्ली में या मुंबई में या कहीं भी, तो मैं, अगर मुझे अच्छा वो चाट वाला दिख जाए तो मैं बेशक मैं खाता हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ कि यार इसमें तेल कितना है, मसाला नहीं है, ये मैं, बाकी चीजों में मैं थोड़ा रखता हूँ कंट्रोल, पर ये चाट के मामले में मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इट मीन्स दस चाट पे कंसंट्रेट करो, बाकी जाए सब भाड़ में। लगभग यही है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि आप जो अभी बच्चे जो हैं एजुकेशन कर रहे हैं, जो स्कूल्स में हैं, अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन चल ही रहा है, बट अब उनको किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे कि लाइक वो कैसा करियर चूज करें और किस तरीके से लाइफ में बढ़े? क्योंकि इन द टाइम ऑफ दिस सिचुएशन द लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद their own self, like their own mirror in the life, and बहुत how ही they बड़ा convince their parents to do their things which they love to do in their life. मुश्किल दौर है स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं कि 11 महीने से हम सब यहाँ बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे। तो इट्स 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 वेरी टफ फॉर एवरीवन। मैं एज अ पेरेंट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने 6 साल के बेटे को कि वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, 3 3 घंटे 4 घंटे एक स्क्रीन के सामने बैठना। और बहुत सारे पेरेंट्स और मेरे दोस्त, उनसे हुई हमारी बात पिछले 1 साल में, और कुछ टीचर्स भी, मेरी मदर जो है वो भी लगभग 45 साल से टीचर हैं, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ अक्सर, तो वो कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल दौर रहा है ये फॉर 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 टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। पर ये भी, अगर आपका क्वेश्चन का जवाब दें तो, जो भी है ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया में, जिस सब्जेक्ट पे आपके मार्क्स अच्छे हो, ज्यादातर लोग वहां जाते हैं, खासकर साइंस में, कॉमर्स में। आर्ट्स में अगर आप देखें तो बहुत कम जाते हैं एज कम्पेयर टू ये बाकी फील्ड। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी मार्क्स अच्छे हैं, आप वही करें। और कोशिश करें कि जो एक पेरेंट्स का जो एक होप है, क्योंकि वही लगाते हैं पैसे आप पे, वही आपको जी। आपको नर्चर करते हैं, तो इनकी जो विशेष है उनको आप रिस्पेक्ट करें। पर अगर आपको लगता है कि शायद आपकी जो चॉइस है वो आपके पेरेंट्स की चॉइस से अलग है, तो कोशिश करिए कि उनको आप एक पॉजिटिव वे से आप उनको कन्विंस करें कि पापा मामा मुझे यही करना है। अगर आपको दिखता है कि इसमें आपका आपका लक्ष्य है, आपका इसमें कुछ करियर आप बना सकते हो, तो पूरी कोशिश करिए। मैं समझता हूँ कि कितना कंपटीशन है आजकल अच्छे वो टॉप 5% में आने के लिए। पर इसके साथ एवेन्यूज बहुत खुल गए हैं पिछले 15 20 साल में, पिछले 15 साल में। आईआईटी कॉलेजेस बहुत आए हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस देश में। तो ये मत सोचिए कि यार सरकार ये नहीं कर रही है, ये कर रही है, वो छोड़ो, क्योंकि मुश्किलों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी काफी बढ़ चुकी है। तो इस सब को याद रखते हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी लाइन में आप जाइए जहां पे आपको लगता है कि हाँ, इस पे मैं कुछ कामयाब हो सकता हूँ। ये नहीं कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है पर इतना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें जाएंगे तो हो सके आप फेल हो। तो जो भी है, चूज दैट लाइन जहां पे आपके चांसेस सबसे अच्छा हो कुछ हासिल करने में। Yeah, that's good. And हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, करीब 29 स्टेट्स है, 10 यूनियन टेरिटरी है। तो इनमें से कौन सा खूबसूरत जगह है जहाँ पे आपको जाना बहुत पसंद है और उस जगह को हम्म। एक्सप्लोर करना पसंद है, और आप उस जगह को रिकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए और फैंस को भी? हम्म।
नहीं, ऑब्वियसली बहुत ही डाइवर्स ही हमारा देश है हिंदुस्तान। मैं काफी काफी देख चुका हूँ। खासकर काम के सिलसिले में क्रिकेट मैच कवर करने के लिए मैं बहुत सारे स्टेट्स में गया हूँ, और कुछ फिल्म शूटिंग के लिए। मैं थोड़ा बायस्ड हूँ पहाड़ों के लिए, क्योंकि मेरी जो जो एजुकेशन रही वो मसूरी में रही है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहां जाता हूँ जहाँ पहाड़ों में। मैं इतना बीच का इतना शौक नहीं है मुझे, और जहाँ पे काफी गर्म है, मैं वहां पे पसंद करना नहीं जाता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं उत्तराखंड बहुत घूमा हूँ, हिमाचल बहुत घूमा हूँ। मैं चाहूंगा अभी जब मौका मिले इस पेंडेमिक के बाद, या जब अच्छी ब्रेक हो इस चीज से, तो मैं चाहूंगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊं, मैं वहां के भी पहाड़ को देखूं। तो हाँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ा इस टॉपिक में, इस टेरेन में थोड़ा मैं बायस्ड हूँ। बट बहुत सारी जगह है इस देश में जहां मैं देखना चाहूंगा, बट क्योंकि अभी तक थोड़ा कोविड चल रहा है तो मुश्किल है ये। बट आई एम वेरी वेरी पार्शियल टू हिल्स, ग्रीनरी, खुला आसमान, बारिश, ये Yeah, सब। you're most welcome in Rishikesh if you anytime you come. थैंक यू सो मच। Yeah, and it was nice meeting with you, and it's our pleasure that you give us a beautiful time for us for that short conversation in the life. And second last question, sorry for this, but did you also do some kind of humanitarian project or a social project where you try to support the Indian society? स्कूल टाइम में जिस वुडस्टॉक स्कूल में हमारा एक ग्रुप था, केयर, CARE, कम्युनिटी एक्टिविज्म एंड रिस्टोरिंग द इन्वायरमेंट। तो इसमें मैंने 3 साल तक मैं उससे जुड़ा रहा था। आई वॉज द चेयरपर्सन इन क्लास 12। तो इसमें बहुत सारे सोशल आउटरीच काम हमने किए थे, जो आसपास के मसूरी के जो गांव हैं जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पे पानी और बिजली कम था। स्कूल के थ्रू एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं वहां गया था। मुझे याद है हम लोग गए थे, पटरेनी गए थे हम लोग, धनौल्टी गए थे, और भी कुछ छोटे मोटे गांव हैं वहां पे। तो एज अ स्कूल विद ऑब्वियसली विद गुड फंडिंग, हमारी कोशिश रही थी कि हम वहाँ के स्कूल्स के हम सब सपोर्ट करें। तो मुझे ये याद है। उसके बाद कुछ एनजीओ हैं जिन्हें मैंने कुछ एक बहुत ही छोटे तरीके से मैंने सपोर्ट किया है। मेरी मदर जो है, जो टीचर हैं, ये कुछ एनजीओ को सपोर्ट करती हैं बॉम्बे में। वन इज कॉल्ड क्राई, दूसरा मैं नाम भूल रहा हूँ, पर एक एक ग्रुप है जो कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में ये जो फीमेल इनमेट्स हैं, ये उनको सपोर्ट करती हैं ये। तो वहां पे भी कुछ मैंने बहुत ही कम डोनेशन दी हैं। बट हाँ, वो ओवरऑल यही है। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन से जुड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन अपने छोटे तरीके से जहां मैं कुछ लोग को सपोर्ट करता हूँ। जैसे कि अभी कुछ है, कुछ फैमिली जो हमारे परिवार से जुड़े हैं बहुत साल तक, उनको भी मैं हर महीने में सपोर्ट करता हूँ, बट नॉट इन अ सम वाइड स्प्रेड वे कि मैं किसी चैरिटी को वो दे रहा हूँ डोनेशन। Uh, Thank you, namaste, and from our heart to you. And we are very thankful for you that you gave us that opportunity. We interact with each other to know each other. We माय always प्लेजर। trying to communicate. Every time there was a I'm busy, you are busy, but मैं at मैं least but स्केड्यूल this टू is a बिजी। crucial time we can say is I'm busy and the moment on the yoga festival, यस यस। and you are free at your home. यस, एंड all the best for the festival and all the work you're doing. Thank you. Yeah. Thank you very much. Namaste. Yes.